हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों के लिए 9th 10th 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट की वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप ना इसके स्टूडेंट हैं तो और घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो आप ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ये उस चैप्टर का सबसे आखिरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करेंगे और उसके परिणामों के बारे में बात करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या क्या थे, उसमें वो जीता कैसे था। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहली चर्चा ये होगी कि युद्ध में अमेरिका क्यों जीता और इंग्लैंड क्यों हारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं युद्ध में युद्ध में अमेरिका की जीत अमेरिका की जीत और इंग्लैंड के हार के कारण हार के कारण ठीक है, जीत और हार के कारण पे अभी हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। सबसे पहला कारण क्या होगा, अंदाजा लगाओ। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना अकेले युद्ध लड़ना मतलब समझ रहा हूँ, भयंकर तरीके का युद्ध हुआ और उसमें इंग्लैंड अकेले लड़ रहा है, किसी से कोई चिंता नहीं। मतलब बातचीत ही नहीं। बात यह थी कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई तो स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस सभी देशों ने अमेरिका की मदद शुरू कर दी, लेकिन इंग्लैंड के फेवर में कोई नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो बेचारा लगातार हारते जा रहा था। इतना ही नहीं, धन और संपत्ति की भी बात करें तो इंग्लैंड के पास जितनी पूंजी थी वो सिर्फ अपनी पूंजी थी, बल्कि इन लोगों के पास जो पूंजी थी उसमें फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन लगभग सभी देशों ने मदद की थी। जो भी मतलब यूरोपियन विकसित देश थे, जितने भी यूरोपियन देशों के लोग यहाँ रह रहे थे अमेरिका में, उन सभी देशों के लोगों ने क्या कर दिया, वहां पर कंट्रीब्यूशन किया और लोगों ने कोशिश की कि क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को बचाया जाए। तो इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना, यह भी कह सकते हैं। इंग्लैंड को कोई मदद नहीं मिली मदद नहीं मिली वहीं वहीं अमेरिका को फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड लगातार अमेरिका, स्पेन और हॉलैंड लगातार पूंजी सॉरी जन धन और हथियार देते रहे हथियार देते रहे। ये कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। उल्टा बात ये थी कि भाई इसको कंटिन्यूअसली सप्लाई मिल रहा है अमेरिका को, तो इस वजह से हारने का चांस तो खत्म ही हो जाता है एकदम से। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था युद्ध क्षेत्र का दूर होना। युद्ध क्षेत्र का दूर होना। ठीक है, समझ रहे हो? तो बात ये थी कि इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, एक बहुत ही भयंकर और घमासान युद्ध हुआ, तो इन दोनों के बीच का युद्ध इतना ज्यादा अंतर वाला था ना, आप खुद ही इमेजिन करो कि इंग्लैंड है, उसके बीच में अटलांटिक सागर है और उसके बाद है अमेरिका। तो इंग्लैंड, अटलांटिक सागर और अमेरिका हजारों मील लंबा सिर्फ और सिर्फ क्या है? पानी। हम्म
और पानी ही है तो पानी में तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, अपनी सेना उतार नहीं सकते जहाज के जरिए। उस वक्त तो जहाज थे नहीं कि इतनी ज्यादा क्या किया जा सके, उपलब्धियां हासिल की जा सके, सैन्य संगठन वगैरह बनाए जा सके। तो इसीलिए जो भी था उसी से वो लोग काम चला रहे थे। ठीक है, तो ये हालात थे इनके, ऐसी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था में जी रहे थे जैसे तैसे करके। ठीक है, तो एक युद्ध क्षेत्र बहुत ही ज्यादा दूर था और इसी वजह से इसको फायदा मिल रहा था, क्योंकि आप समझो इंग्लैंड यहाँ से अपनी सेना लेकर जाएगा 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 और अमेरिका के बॉर्डर पे उतरेगा, अमेरिका के बंदरगाह पे वो लैंड करेगा, फिर वहां अपनी सेना संगठित करेगा, तब ना लड़ेगा। अगर अमेरिकन सेना संगठित करने का मौका ही ना दें, बंदरगाह पर ही मारना शुरू कर दें, तो क्या होगा? तो यही होता था, युद्ध क्षेत्र से दूर रखा जाता था, मतलब युद्ध क्षेत्र दूर था। तो ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच हजारों मील तक समुद्र था, समुद्र था, जिस वजह से सैन्य नियंत्रण कमजोर हो जा रहा था, सैन्य नियंत्रण कमजोर हो जा रहा था। तो रहा था, मतलब इनका मानना है कि इतना ज्यादा दूर युद्ध का भूमि था, इसके वजह से सेना का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो कमजोर पड़ते जा रहा था। अब ये भी बहुत सही कारण है, इसको हम लोग आसानी से मान सकते हैं, क्यों? तो ये सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि इंग्लैंड के तरफ से, इंग्लैंड में इंग्लैंड में राजनीतिज्ञों की कमी, राजनीतिज्ञों की कमी। देखो हालात ऐसे हो गए थे ना कि इंग्लैंड में कोई भी बढ़िया पढ़ा लिखा रहने वाला अधिकारी रहना नहीं चाहता था। क्यों नहीं रहना चाहता था? कि उन लोगों ने वहां के व्यवस्था को ऐसा संतुलित कर दिया था कि लोग वहां से भाग रहे थे, सिर्फ भाग रहे थे, निकल रहे थे। हजारों हजारों लोग अमेरिका भाग गए, हजारों हजारों लोग दक्षिण अफ्रीका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, भारत आ रहे थे, लेकिन यूरोप में नहीं रहना चाह रहे थे। इसी वजह से जितने पढ़े लिखे लोग थे वो सब माइग्रेट हो गए और ज्यादातर लोग अमेरिका भागे थे, क्योंकि वो एक बढ़िया उपनिवेश था। इसी वजह से ब्रिटेन के पास सारे पॉलिटिकल थिंकर या राजनीतिज्ञ जिनको कहते हैं, जो राजनीति बिठाते हैं, जो तय करते हैं कि कौन सी गतिविधि किस प्रकार कितना असर डालेगी, वो इतना ज्यादा थी ही नहीं। हम्म? इसी वजह से इंग्लैंड में राजनीतिज्ञों की कमी हो गई और वो लोग तय नहीं कर पा रहे थे। और वहीं बात करें अमेरिका की, तो उनके पास राजनीतिज्ञों की कोई कमी नहीं थी, सारे पढ़े लिखे लोग तो वहीं जा रहे थे। थॉमस जेफरसन की बात कर लो, मैक्स पेन की बात कर लो, थॉमस पेन की बात कर लो, जॉर्ज वाशिंगटन की बात करें, या फिर इससे भी ज्यादा आगे जाएंगे तो बहुत ऐसे नाम मिलेंगे। कई राजनीतिज्ञ अमेरिका के पास भरे पड़े थे जिनकी कोई कमी नहीं थी अमेरिका के लिए, और वो आसानी से लगातार तरीके से क्या करते जा रहा था, अपनी सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल कर ले रहे थे। और यही रीजन था कि इंग्लैंड के पास प्रॉब्लम थी, वो पहले ही राजनीति कर चुके थे, उनके पास तय था कि हम ये बात करेंगे, ये नहीं करेंगे, और उसके वजह से काफी प्रॉब्लम नहीं थी। और वहीं बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड के हालात अजीब ही थे। वहां पर दो लोग थे, जो हमारे जॉर्ज तृतीय जो राजा थे, और वहीं पर हमारे राष्ट्रपति जो इनके प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड नॉर्थ। इन दोनों के आपस में पटती ही नहीं थी, ये दोनों आपस में जमती ही नहीं थी, इन दोनों के बीच में समस्या तो अच्छा नहीं था। ठीक है, और वो प्रधानमंत्री जो थे वो काफी ज्यादा योग्य होते हुए भी अब इस अव्यवस्था कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। और दूसरी ओर जहां बात करें जॉर्ज वाशिंगटन की, जॉर्ज वाशिंगटन बहुत ही ज्यादा तगड़े और अच्छे राजनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं, जो अमेरिका की तरफ से थे, और इंग्लैंड की तरफ से कोई बढ़िया राजनीतिज्ञ था ही नहीं। तो इसी वजह से बेचारे टूटते गए, बिखरते गए, बिखरते गए, बिखरते गए, और यहाँ पर
अपना राजनीतिक पकड़ नहीं जमा पाए। ठीक है। और दूसरा अगला अगला बोल सकते हैं ब्रिटिश शासन की कमजोरी। हुआ क्या था, ब्रिटेन में हमेशा से शासन चलाने में दो वंश या राजवंश जो भी मतलब रहते हैं, वो एक ही राजवंश होता है, जो राजवंश होगा वो एक ही रहेगा हमेशा से। और उनको मदद करने के लिए, उनका राजनीतिक सहयोग, प्रशासनिक सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होता है उनका एक बहुत बड़ा। वो मंत्री परिषद राजा को सलाह देता है कि ऐसे व्यवहार कीजिए, इस व्यवस्था से व्यवहार कीजिए। तो वहां पर भी पक्ष और विपक्ष होती हैं, वहां पर भी मंत्रियों के दो गुट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो राजा की गतिविधियों का विरोध करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो राजा की गतिविधियों का सहयोग करते हैं। तो जो राजा की गतिविधियों का सहयोग करते थे वो अलग थे, और जो राजा की गतिविधियों का विरोध करते थे वो अलग थे। तो असल में इनको डास्क और व्हिग का नाम दिया गया था, डास्क और व्हिग, DASK, डास्क और WHIG, व्हिग। डास्क वैसे लोग थे जो राजा का समर्थन करते थे, अंधभक्त जिनको कहा जाता था वो थे, एकदम आंख बंद करके राजा का समर्थन किए जा रहे हैं, कोई भी परवाह नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी चिंता नहीं होती है उन लोगों को। तो वो राजा के भक्त होते थे। ठीक है। तो वो राजा की हर गतिविधियों में सलाह दे रहे थे, और इसीलिए इनकी कुशल राजनीतिज्ञ वाली कमी वहां पर दिख रही थी, है, क्योंकि हजारों मील दूर युद्ध लड़ना, वो भी तब जब यहाँ से सब सामान वहां भेजना है, मुश्किल होगा। हम्म मुश्किल ही नहीं, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते थे, वैसे ही अपना काम चलाते रहते थे। तो वो बात भी आ जाती है, देखने को मिलती है। और इसी वजह से जो इनका विरोधी दल था ना, वो धीरे 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 व्हिग, जिसको नाम दिया गया था WHIG, व्हिग, उसकी उनके लोगों की संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। वो लोग दिन प्रतिदिन क्या करते गए, अपने आप को विस्तृत करते गए। उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको उपनिवेशिक सरकार चाहिए, अगर आपको उपनिवेश पर कंट्रोल करना है, तो आप युद्ध के जरिए नहीं कर सकते। तो ये भी बात मानी जाती है। और इसी वजह से ये वाला टर्म भी हमको देखने को मिल जाता है यहीं पर कि हाँ भाई, जो भी था वो सही नहीं था। अब हम अगले टर्म की बात करते हैं। आइए देखिए क्या होता है अगले टर्म में। तो नेक्स्ट हो सकता है हमारा टाइम की, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आसानी से कि इंग्लैंड की नेवी में उतनी पावर नहीं थी। हाँ, तो बोल सकते हैं कि दुर्बल नौसेना, नौसेना। अब देखो, इंग्लैंड की नेवी, इंग्लैंड का मर्चेंडाइज शिप बहुत पावरफुल था, व्यापार संघ बहुत बढ़िया, अब मजबूत बोल सकते हैं उसको, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं पावरफुल। लेकिन अगर बात करने लगे हम किसकी, इस सेगमेंट की, कि जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि हाँ ये लोग कितने ज्यादा क्या है, विकसित हैं, कितने ज्यादा ये लोग समझते हैं अपने टर्म्स में, तो यहाँ पर ये थोड़ा पीछे पड़ जाता है इंग्लैंड। और इसी वजह से इनकी सेना जो थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, और इसी वजह से ये बेचारे जा ही नहीं पा रहे थे वहां तक, और पहुंच भी जा रहे थे तो इतने ज्यादा सक्षम नहीं थे कि वो वहां पर रुक कर स्ट्रगल कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिक्स्थ पॉइंट, जिसको ये लोग काउंट नहीं करते हैं, मतलब इंग्लैंड वाले लोग काउंट नहीं करते हैं लेकिन अमेरिकन काउंट करते हैं, वो है उपनिवेश वासियों की, उपनिवेश वासियों की एकता। मतलब उपनिवेश में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनमें एकता बहुत बहुत भयंकर तरीके से आई थी। वो लोग पूरा स्ट्रगल ही यूनाइट कर दिए थे एक ही बार में। जितना भी युद्ध अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग फ्रंट में हो रहा था ना, वो सब यूनाइट हो गए। क्यों? क्योंकि बात करने लगे हम लोग समान हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हमको अपना लॉ चलाने दीजिए, हम अपना देश चलाएंगे। और इस एक विचारधारा ने हर एक अमेरिकन व्यक्ति को यहाँ तक लाकर जोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, ये बात कही जाती थी। इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी अंतर क्या था, अमेरिका जहां इसको वॉर का नाम देता था कि ये दूसरे देश का वॉर है, वहीं इंग्लैंड इसको एक म्यूटिनी का नाम देता था, एक
बगावत का नाम देता था। और इसी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी खटपट और खाई पैदा हो गई थी, जो हमेशा चलते रहती थी, जो कभी नहीं भरने वाली थी, जो चलते ही रहने वाली थी। ये बात तो तय हो गई थी। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं कि इस रेवोल्यूशन का कारण तो आपने सब देख लिया। अब आइए अमेरिका का परिणाम देखते हैं, इसके वजह से अमेरिका पर क्या क्या असर पड़ा, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम, रिजल्ट। सबसे पहला रिजल्ट क्या आया होगा कि जो गुलाम देश थे इनके, वो आजाद हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? तो इस युद्ध के बारे में ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म, यानी यूएसए का जन्म हो गया था। इन लोगों ने यूएसए को मतलब यूएसए को पैदा कर दिया था, और इनका मानना था कि हाँ, अब ये लीगल तौर पर क्या हो गए हैं, इस देश के पार्टिसिपेंट हो गए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये बात भी सही कही गई थी कि यूएसए का जन्म हो गया। 1787 में जो 13 अलग अलग उपनिवेश थे, वो सब एक साथ आए और आकर खुद को पहली बार, दुनिया में पहली बार एक राष्ट्र का नाम दिया गया, और एक राष्ट्र के तौर पर इन सभी को देखा जाने लगा। ठीक है, एक राष्ट्र के तौर पर इन सभी को देखा जाने लगा, और उसके बाद ये अपने आप को काफी प्रोग्रेसिव, प्रचलित मानना शुरू कर दिए थे, और आगे बढ़ रहे थे, विकसित भी हो गए थे। और ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। उसके बाद था कि दुनिया का सबसे पहला जनतंत्र बनना था। ठीक है, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि विश्व का, आधुनिक विश्व का विश्व का प्रथम लोकतंत्र, लोकतंत्र अमेरिका आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्र बना था। और इस वजह से ये कह सकते हैं कि ये पहली एक ऐसी सरकार थी जहां पर जनता के लिए मतलब कार्य हो रहा था, जनता अपने मर्जी से अपनी थॉट को रख रही थी और अपनी एक्सप्रेशंस को लोगों तक पहुंचा पा रहे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। हम्म, इस बात को दिखाना, रेसिप्रोकेट करना बहुत ही आसान था हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अमेरिका के केस देखने को मिला था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति का आरंभ हो पाया। औद्योगिक क्रांति का आरंभ, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं यही बोलूंगा, इसी को बोलूंगा। क्यों? क्योंकि याद रखना, पूरी दुनिया चेंज हो गई थी इस चीज के वजह से। औद्योगिक क्रांति, आज जिसमें हम जी रहे हैं ना, हम ये पेन, स्केच, मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हो, पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब इसी के वजह से आया था, औद्योगिक क्रांति के वजह से। औद्योगिक क्रांति ये हुई थी कि युद्ध जब चल रहा था ना, तो अनगिनत अमाउंट में हमें हथियार चाहिए थे, काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम घर बैठे कितने हथियार बना सकेंगे, घर बैठे कितने यूनिफॉर्म तैयार कर सकेंगे। उस वक्त काफी ज्यादा उद्योग को प्रमोट किया गया, व्यापार को खूब प्रमोट किया गया, और इस वजह से जितनी चीजें थी विकसित होते गई होते गई होते गई, और पूरी दुनिया में देखते ही देखते ये दिखने लगा कि औद्योगिक क्रांति का क्या असर है। औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में फैल गई थी, और उसका वर्चस्व एकदम यहाँ से यहाँ चला आया था, मतलब ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक चला आया था, और औद्योगिक क्रांति का आरंभ हो गया था। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें, तो चौथा पॉइंट आता है कि इसके बाद सामाजिक गतिविधि ही चेंज हो गई थी। सामाजिक परिवर्तन, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। पूरी दुनिया जहां इंग्लैंड को इनविंसिबल मानती थी, अजेय,
कोई नहीं जीत सकता इंग्लैंड से। पूरी दुनिया का वर्चस्व एक बार में समाप्त हो गया इंग्लैंड का। पूरी दुनिया पर से इंग्लैंड का वर्चस्व एक बार में समाप्त हो गया। बस अमेरिकन ने क्या किया, उनको हरा दिया। तो और इसी वजह से पूरा का पूरा इंग्लैंड का जो प्रभाव था वो सब चेंज हो गया और धीरे 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 वो डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ने लगे थे। तो इस तरीके से अमेरिका क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। बस यही था अमेरिकन रेवोल्यूशन का पूरा सारांश हमने जुटा दिया है और कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना नीचे, और अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।